नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के स्पेशल जनरल नॉलेज के टेस्ट सीरीज में, जिसमें कि हम सभी ने टारगेट कर रखा है बीपीएससी का जो अभी परीक्षा होने वाला है 66 बीपीएससी का, उसके टोटल हम लोग 150 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। जिसमें जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, बिहार विशेष और करेंट से रिलेटेड, उन सारे प्रश्नों को हमने क्रमबद्ध तरीके से सजाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न को टोटल 150 प्रश्नों को आप ज़रूर देखें और उसे अपने कॉपी में नोट करें या ना करें, लेकिन एक बार उसे समझने का प्रयास ज़रूर करें। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। तो चलिए अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का हम लोग यह स्पेशल जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का सेशन। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज़ का जो सेशन है, इसमें मैं ये क्रेडिट एडुटेरिया पब्लिकेशन को देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहीं से इसको स्टार्ट किया है, यहीं से मैं इस मटेरियल्स को ले पा रहा हूं। तो इस पीडीएफ का जो क्रेडिट है वो एडुटेरिया पब्लिकेशन को जाता है। 2 घंटे का समय है और टोटल आपको 150 मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं, ठीक है। और सभी प्रश्नों का उत्तर देना एकदम आवश्यक होता है। ऋणात्मक प्रश्न नहीं होते हैं बीपीएससी में, यानी कि अगर आप गलती करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं इसे। देखिए, जो सबसे फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में क्या सही नहीं है, तो देखते हैं हम लोग। कहता है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो ये तो बात एकदम सही है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये भी एकदम सही बात है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में था, एकदम सही बात है। इसका संबंध बिहार के प्रागैतिक इतिहास युग से था, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ सही क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता आधि ऐतिहासिक है ना, यानी प्रोटो हिस्ट्री जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, आधि ऐतिहासिक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री युग से संबंधित है ना। बाकी की तीनों कथनें सही थी, यही है कि प्रोटो हिस्ट्री युग से यह संबंधित होगा। अगला प्रश्न है उपनिषदों के विषय में विषय वस्तु है, तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 दर्शन। उपनिषदों के विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व हैं। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचियों को सुमेलित करना है। चलिए, तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था इसको कहाँ से हम सम्मिलित करेंगे, बुद्ध के जन्म को सम्मिलित करेंगे कमल से। अगला है गृह त्याग, तो गृह त्याग जो है यह घोड़ा। अगला देखते हैं मृत्यु जो है सो स्तूप। और ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी बुद्ध को वो बोधि वृक्ष के पास हुई थी। तो इस तरह से हम इसे एसोसिएटेड कर लिए, तो इस अनुसार से जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाता है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था, है ना। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उस समय नंद वंश का शासन था और धनानंद इसके राजा थे। तो सिकंदर के समय जो है सो भारत पर आक्रमण जिस समय वो करना चाहता था उस समय नंद वंशीय शासक धनानंद थे, और यह जो है सो 326 ईस्वी पूर्व की बात है। सिकंदर ने भारत के आक्रमण के समय, ये तो कर लिया हमने। नटराज के प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है, तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए चोल कला। और यह जो मूर्ति है वो कांस्य की बनी हुई, कांस्य की चतुर्भुज नटराज की जो मूर्ति है वो चोल कला की प्रसिद्ध मूर्ति है। किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव वंश का संबंध जो है सो संगम युग से नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। तो थोड़ा इसे ध्यान से देखते हैं। पंचाल महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी, कौन कौन, उत्तर पंचाल की राजधानी
अहिछत्र थी और दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो अहिछत्र यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दो करेक्ट हो जा रहे हैं, इसलिए हम एक से अधिक ऑप्शन यहाँ करेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत शासन ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मुगल काल में मदद-ए-माश का संबंध किससे था? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि देने का संबंध था। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि यानी उस भूमि पर कोई भी रेवेन्यू नहीं लिया जाता था, वैसे भूमि को कहा जाता था मदद-ए-माश। अगला है, अनवार ए सुहाइल किसका फारसी अनुवाद है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचतंत्र का। ध्यान से इसे समझेंगे। अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर दिया था। जो पंचतंत्र है इसे किसने फारसी में अनुवाद किया था? एक प्रश्न ये भी बनता है, अबुल फजल ने, और उसका नाम रखा था अनवार ए सुहाइली। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम जो है वो रामदास जी था। अगला है, पाबना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो इसका सही उत्तर है पाबना किसान विद्रोह, यह जो है 1873 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। तो जो इसके सही उत्तर हो जाएंगे पाबना किसान विद्रोह बंगाल, ऑप्शन सी। और ये कब हुआ था? तो यह 1873 ईस्वी में हुआ था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार जो पत्रिका है इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष जी ने की थी, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो इसके संस्थापक थे वो हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न आता है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ई हो रहा है, क्योंकि स्वराज पार्टी का जो गठन है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों आदमी ने मिलकर किया था। तो यहाँ दोनों ऑप्शन में मौजूद हैं, ऑप्शन बी और सी में। इन दोनों लोगों ने स्वराज पार्टी का जो गठन है वह 1923 में इलाहाबाद में किया था। यानी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौरा चौरी कांड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? जिसका तो मैंने बता दिया है कि ऑप्शन सी 1928 में इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी जो कांड है वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसे आप याद कर लेंगे। यह कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो इसके सही उत्तर होंगे वो हो जा रहा है ई, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ? बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित हुआ था। तो बम्बई यहाँ कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, और मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगला है, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? तो जिसका सही उत्तर है वो हो जा रहा है ऑप्शन ई। कैसे हो रहा है देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वीर राघवाचारी और वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चरलू ने की थी।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जा रहे हैं, जो कि ए, बी और सी पर हैं। तो एक से अधिक आंसर हमारे करेक्ट यहाँ हो रहे हैं। अगला प्रश्न कहता है किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो देखिए, प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना चाहिए, 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था। से 19 जनवरी 1931 तक चला था। 12 नवंबर से लेकर 19 जनवरी 1931 तक फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन चला। और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 7 सितंबर 1931 से लेकर 4 दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था। तो इसी में जो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम और तृतीय में इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न आता है किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटरम एवं टेलर ने। आउटरम और टेलर ने, देखिए जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। इन्होंने लोग ये चाहते थे कि यह लड़ाई आगे न बढ़े और इसे इन लोगों ने हमले में ही फूट डालने के लिए हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का रूप बता दिया था। बंगाल के विभाजन की योजना कब प्रभावी हुई थी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न आता है कांग्रेस की 1907 में हुई सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जो इसका सही उत्तर है वो हो जा रहा है ऑप्शन बी, रास बिहारी घोष जी थे। अगला है अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसके संपादक जो है सो मदन मोहन मालवीय जी थे। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा। ध्यान रखेंगे, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था, जहां इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। तो याद रखेंगे इनकी कृतियों को भी आप। लॉर्ड कार्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो लॉर्ड कार्जन जो हैं सो भारत के उस समय वायसराय थे और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1904 में यह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। और उस समय सिर्फ लॉर्ड कार्जन ही नहीं थे, सर थॉमस रैले और लॉर्ड कार्जन दोनों के द्वारा 1902 में विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधार हेतु इसे गठित किया गया था और इसकी सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित कर दिया गया। यानी 1902 में इसकी सिफारिश की गई और 1904 में यह पारित हो गया था। अगला है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो थे। हेनरी विलियम डेरोजियो थे और इनका नाम यहाँ नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अपने कॉपी में इसे नोट कर लेंगे, हेनरी विलियम डेरोजियो, हेनरी विलियम डेरोजियो। अगला प्रश्न है 31 का, कलकत्ता जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नवादा में स्थित है। काकुलत जलप्रपात नालंदा में स्थित है। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी से संबंध है इसका।
तिरहुत का जो है सो संबंध कौन, तिरहुत नहर का संबंध एक तो है त्रिवेणी, जेऊर, ये सभी जो है ना तिरहुत, त्रिवेणी, जेऊर, ये सभी गंडक नदी पर ही स्थित नहर हैं। याद रखेंगे गंडक नदी पर स्थित कौन कौन से नहर हैं, तो गंडक नदी पर स्थित तिरहुत, त्रिवेणी और तेऊर नहर स्थित है। बिहार का अधिकांश भाग कैसा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि मैदानी। देखिए बिहार का जो है सो 90% जो भाग है 90% वो मैदानी है, यानी कि प्लेन्स है। कुछ भाग पर्वतीय तथा पठारीय है जो कि 10% में है, 90% यहाँ मैदान ही है। बिहार में पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 445 किलोमीटर। अगला प्रश्न है बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो जो इसके सही उत्तर हैं वो हो जाएंगे बी, ऑप्शन बी, अनुग्रह नारायण सिंह जी बिहार विभूति के नाम से सुप्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो हो जाएगा ऑप्शन सी में मुंगेर, और सबसे ज़्यादा जो है लिंग अनुपात वाला ज़िला वो हो जाएगा गोपालगंज। यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो 876 है और गोपालगंज का सबसे ज़्यादा यानी कि 1021 है, जो कि हम लोग पिछले सेट में किए थे गोपालगंज, और इस सेट में मैंने मुंगेर वाले क्वेश्चंस को कराया है। पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे, तो बहावी आंदोलन से नहीं जुड़ने वाले ऑप्शन डी में हो जाएंगे अली मोहम्मद जो हैं सो इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। तो ध्यान में रखिएगा सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन के दौरान पटना में 4 खलीफा नियुक्त किए थे, जो मोहम्मद हुसैन, इनायत अली, विलायत अली और फरहत अली थे, जिसमें कि ये जो हैं सो अली मोहम्मद इसमें नहीं थे। अगला प्रश्न आता है 38 में 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्या पर लेकर किसने एक प्रस्ताव पेश किया था, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बृजकिशोर प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न आता है किस मुगल प्रशासक ने 1713 में बिहार राज्य अभिषेक किया था, तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्रुखसियर ने। ध्यान देंगे 1713 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार के प्रमुख रियायतों और उनके क्षेत्रों का मिलान करना, तो देखिए मिलाते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे फर्स्ट आता है श्रीनगर, तो श्रीनगर जो है सो किससे है, पूर्णिया से है। अगला आता है दरभंगा, तो दरभंगा का जो रियायत है वो मिथिला से है। अगला आता है टोकरी, टोकरी का गया से है, यहाँ नीचे हो जाएगा। और अगला हथुआ का किससे होगा, सारण से हो जाएगा। तो इस मिलान के अनुसार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। अगला प्रश्न आता है पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 में किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगले प्रश्न को देखते हैं बिहार में स्थित निम्न में से कौन सा जल कुंड सबसे अधिक गर्म है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राजगीर में मौजूद है ब्रह्म कुंड। यह सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है। यहाँ स्नान करने पर आप महसूस करेंगे कि यहाँ की पानी गर्म होती है हमेशा, ऑलवेज। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 अगस्त 1929 को। बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों के आय को दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2022। अगला है 47 में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और
केरल इसका सही उत्तर है। बिहार के किस अभयारण्य पक्षी विहार को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। दामिनी ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सही है ऑप्शन बी, वज्रपात की चेतावनी से। ध्यान रखेंगे 50 का। भारत सरकार ने पृथ्वी मंत्रालय के अधीन उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने दामिनी ऐप को विकसित किया है। इसका संबंध आकाशीय बिजली की चेतावनी से है। यह ऐप बिजली, वज्रपात और ठनका का सटीक जानकारी 30 मिनट पहले ही दे देगा। अगला है 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता वाले रोवा सोलर प्लांट का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनाने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो जो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की गई है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है? तो जो इसके सही उत्तर है वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, मणिपुर में। अगस्त 2020 में जारी सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। अगला प्रश्न है 56 का, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया गया? तो जो इसके सही उत्तर हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आता है 57 का, अगस्त 2020 में किस देश के समुद्री क्षेत्र पर भारी तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल लगा दिया गया? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस में। दुनिया में पहले 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनका नाम है जेम्स एंडरसन। यह एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को आयोजित इंद्र 2020 युद्धाभ्यास कैसा अभ्यास है? तो जो इसका सही उत्तर है 59 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और रूस का नौसेना अभ्यास 4 से 5 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, सितंबर 2020 में किस इतिहासकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो जो इसके सही उत्तर होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो को इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से 2019 से सम्मानित किया गया है। यूएस ओपन 2020 का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इस वर्ष पुरुष वर्ग के विजेता राफेल नडाल हैं, महिला विजेता नाओमी ओसाका रही हैं। इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि 1 और 3 इसका सही आंसर है। और इस वर्ष के जो पुरुष विजेता हैं वो राफेल नडाल न होकर कौन है? तो जो इसके जो पुरुष विजेता हैं वो हैं डोमिनिक थिएम, जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं। डोमिनिक थिएम इसके विजेता हैं।
अगला प्रश्न आता है, सितंबर 2020 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है? तो जो इसके सही उत्तर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए। 16 सितंबर 2020 को हम लोग ओजोन परत डे मनाते हैं और इसका जो थीम था वो होगा ओजोन फॉर लाइफ। अगला प्रश्न आता है 63 का, सितंबर 2020 को IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। IBSA में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो जो इसके सही उत्तर होंगे वो हो जाएगा ई, क्योंकि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया दोनों इसका महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। तो सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो है सो इसके हिस्से नहीं थे, जो कि ऑप्शन सी और डी में मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो शामिल होने वाले देश थे वो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। अगला है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2027 तक। वर्तमान लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? जो इसके सही उत्तर होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, अधीर रंजन चौधरी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 का, मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार देश का सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर बिहार राज्य में। बिहार में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 26.2 है। बिहार में ग्रामीण जन्म दर 26.8 है तथा शहरी जन्म दर 21.9 है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 में सम्मानित किसे किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन सी, सुसान डेनियल को। अगला प्रश्न है, नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो जो इसके सही उत्तर है वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, मैसिडोनिया को। और एक बात याद रखिए कि नाटो का 30वां सदस्य मैसिडोनिया को बनाया गया है, लेकिन नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जो है सो ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया गया है? जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। सुंदरवन स्थित गरुड़ पुनर्वास केंद्र के तर्ज पर कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार का पहला और एकलौता केंद्र बन गया है, जो कि कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। अगला पुस्तक अनडायूटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जो इसके सही उत्तर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, पी चिदम्बरम। मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे हो रहा है यह देख लेते हैं, क्योंकि हिलेल फुस्टेनबर्ग और ग्रोगरी मार्गुलिस जो कि रूस अमेरिका की हैं और हिलेल फुर्सेटबर्ग इज़राइल के हैं, जो कि ऑप्शन ए और बी में दोनों मौजूद हैं। ये जो हैं सो इज़राइल के हैं और ये रूसी हैं, अमेरिकन। इन दोनों को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 प्रदान
किया गया है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? तो जो इसके सही उत्तर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, 25 हाई कोर्ट्स हैं अभी भारत में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को कब समाप्त किया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। अगला है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो जो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वीकल्चर। अगला है 77 का, थायरॉक्सिन हार्मोन के अति स्त्राव के कारण कौन सा रोग हो सकता है? जो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो रहा है ना। ऑप्शन ई कैसे? क्योंकि इस हार्मोन के अधिक स्त्राव के कारण ग्रेव्स रोग और थायरॉक्सिन हार्मोन से अति स्त्राव के कारण होता है। साथ ही साथ ग्वाइटर भी इसी हार्मोन के अधिक स्त्राव के कारण होता है। तो देखिए, ग्वाइटर और ग्रेवेज रोग यानी ए और सी बोथ करेक्ट हो रहा है, एक से अधिक आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रोटोजवा जनित रोग है? तो प्रोटोजवा जनित जो रोग है वो है कालाजार और मलेरिया, ये दोनों प्रोटोजवा जनित रोग होता है। तो इसका भी ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो रहा है, क्योंकि कालाजार आप यहाँ देख सकते हैं, कालाजार और मलेरिया दोनों ही ऑप्शन में मौजूद हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो जिसका सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल। अगला है 80 का, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती हो तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो जो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन ए, एक समान चाल से चलती हो तो। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी होता है। अगला प्रश्न आता है 82 में, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो जिसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन ए, O2। क्यों? क्योंकि हरित गृह गैस में कौन कौन सी गैसें सम्मिलित हैं इसे आप देख लीजिए। CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है इसमें सम्मिलित, और N2O है, N2O भी इसमें सम्मिलित है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC भी इसमें मौजूद हैं। अगला है, दृष्टि दोष से प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? अगर दृष्टि दोष हो जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे। यदि दूर दृष्टि दोष आपको हो जाता है तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। परंतु यदि नज़दीक की वस्तु धुंधली दिखाई देने लगे, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और इसका उपचार क्या है कि इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसे हम दूर कर सकते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल हैं? जो इसका सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ दिए गए जितने भी स्थल दिए गए हैं A, B, C और D में, ये सभी संवेदनशील स्थल के रूप में जाने जाते हैं। रक्त कोष ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? जो इसका सही उत्तर, इसका भी ऑप्शन ई हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम नाइट्राइट और डेक्स्ट्रेल रक्त में मिलाकर ब्लड बैंक में रखा जाता है, और ये दोनों के दोनों ऑप्शन सोडियम नाइट्राइट और डेक्स्ट्रेल ए और बी में मौजूद है। एक से अधिक करेक्ट इसमें हो जा रहा है। निम्नलिखित में से किस या किन
भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत धारा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? जो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन होता है तापमान का एसआई मात्रक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में उत्तरदायी है? रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के होने के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। साथ ही साथ इसके साथ कैल्शियम का भी होना जरूरी होता है, अन्यथा रक्त का थक्का नहीं जम सकता है। अगला प्रश्न आता है 90 का, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है 90 का वो जा रहा है ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी इत्यादि में पाया जाता है और इस कारण से इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट हो जा रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो जो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस धमनी में। इस शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन कहाँ होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट के रूप में। इसमें कौन सा युग्म गलत है? देखिए, मैं जब क्लास ले रहा था तो मैंने आप लोगों को साइंस में पढ़ाया था। यहाँ देखिए, एपीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है सुमेलित, गलत सुमेलित किया गया, इसमें पूछा जा रहा था। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से होता है, ये तो एकदम सही है। अगला है पीसी कल्चर, मत्स्य पालन से होता है, सही है। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से होता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं। लेकिन यहाँ देखिए, जो सिल्वीकल्चर है वो कह रहा है कि छिपकली पालन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन डी गलत है। जो सिल्वीकल्चर होता है वो वन्य कृषि के अध्ययन को कहते हैं। वन्य कृषि के अध्ययन को सिल्वीकल्चर हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरासिल जो है सो डीएनए में नहीं पाया जाता। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होता है? तो जो इसका मुख्य स्रोत है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर विकिरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर में, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा कैबिनेट योजना के अनुसार। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ये कैसे किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का। अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्यों के सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चौथी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्यसभा के लिए राज्यों व केंद्र संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आने में पंचायती राज और कृषि राज्य सूची आते हैं। तो पंचायती राज और कृषि दोनों ऑप्शन में मौजूद हैं, तो एक से अधिक यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाग 4 को कब शामिल किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार एवं स्वयं अपने अधीनस्थों के द्वारा करने का उल्लेख है। तो जो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। निम्नलिखित में से कौन संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? यही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाताओं मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
61वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे, जो कि 1989 में हुआ था, इसमें जो उम्र सीमा पहले 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष ही कर दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 42 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यीय जल विवादों को न्याय निर्णय से संबंधित करता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय इसमें किया जाता है। बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो जो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, पंजाब में। राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला है 109 का, संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। इसके बारे में जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप देने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से किया गया। इस संशोधन को 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में लाया गया। अनुसूची 40 ग्राम पंचायत एवं उसकी शक्तियों से भी संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी व्यक्ति के संसद में किसी भी सदन के सदस्यों का नहीं होने पर उसे अधिकतम कितनी समयावधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 28। अगला है, ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जो इसका सही उत्तर है 112 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि। स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, जिनका नाम है आर.की. षणमुखम शेट्टी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे हो रहा है ऑप्शन ई, क्योंकि भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा किसी अनुच्छेद में नहीं की गई है। बजट शब्द के बदले संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग समानुपाता सूचकांक GII के मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष में शामिल किया गया। जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था। तो जो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन ए, होराल्ड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न आता है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा मौद्रिक नीति के रूप में खुले बाजार की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है 117 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खुले बाजार की प्रक्रिया। आगे आते हैं हम लोग, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट आता है, नाबार्ड का गठन 1982 को हुआ था। और अगला है, नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र में साख सुविधा प्रदान करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था।
और ये किसने किया था? 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन की समिति के द्वारा इसका सिफारिश किया गया था। यह कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। केवल कृषि ही नहीं, ग्रामीण विकास को भी यह साख प्रदान करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित में भाग क्या कहलाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नगद आरक्षित अनुपात। अगला है GAAR, गार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो इसका सही उत्तर होगा 120 का ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि काराधन प्रणाली। तो इसका जो है कर वंचन और काले धन पर रोकथाम करने हेतु नियमों के समूह का यह विमोचन किया गया। इसका उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ जो है ना सो काराधन मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ आप लिख लेंगे काला धन। ठीक है। अगला प्रश्न है, जलवायु चरम है, वर्षा बहुत कम होती है और लोग खानाबदोश चरवाहा हुआ करते थे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य एशियाई स्टोपी। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 88.71% था। अगले प्रश्न को देखते हैं, इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। इजराइल के साथ सीमा कौन कौन साझा करता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। अगला है, अस्थाई पावन जो अश्व अक्षांश से भूमध्यरेखीय क्षेत्र तक जाती है के रूप में जाना जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारिक हवा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, डोडा बेड़ा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 126 का ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, सर्दियों की शुरुआत तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मॉनसून इसका सही आंसर हो जाएगा। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के रेप सीड का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। अगला प्रश्न है, देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न आता है, सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट को उष्ण और आर्द्र पवन की शुष्कता लाती है। तो इसमें जो मौसम का सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, यह संबंध किससे है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉर्मटन से। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केन्या जो है सो विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात करने वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 133 का ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा 133 का, उड़ीसा। उड़ीसा जो है सो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत योगदान कितना है? जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 से 50 डिग्री। अगला है, कासा लापदा किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रसायन। अगला प्रश्न देखते हैं, बाओ एल मंडव किस किस
को जोड़ती है। तो जो इसके सही उत्तर है वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, लाल सागर एवं अरब सागर। स्वर्णिम पगोडा का देश कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार को। अगला आता है छऊ सरहुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, झारखंड, क्योंकि छऊ सरहुल झारखंड के ही लोक नृत्य हैं। 140 में आता है हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। डॉक्टर खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार जेनेटिक कोड पर उनके काम के लिए दिया गया था। अगले प्रश्न पर मैथ्स चला आता है। मैथ्स में भी क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं दिए जाते हैं, ये काफ़ी आसान होते हैं, जो कि आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप इसे कर लेंगे। जैसे अगर हम चाहें तो फर्स्ट को देख सकते हैं। कहता है एक व्यापारी को 112 मीटर कपड़ा बेचने पर 48 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसके लाभ की प्रतिशत क्या है? तो जो इसकी लाभ की प्रतिशत होगी उसे हम निकाल सकते हैं 48/112 माइनस 48 इंटू 100 करके, और जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 48/64 इंटू 100, यानी अप्रॉक्स 75 हमारा आंसर, अप्रॉक्स क्या कन्फर्म 75 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, बहुत सारे नहीं हैं, 10 प्रश्न हैं। तो इसे आप लोग यहाँ 43 तक हो गया, और 43 से यहाँ ऊपर आ जाएंगे 44। आप इसे एक एक करके वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाइएगा। 44, 45, 146 भी अच्छा प्रश्न है, 47, 48, 49 और 150। तो इस पूरे प्रश्न की श्रृंखला को हम लोगों ने यहाँ समाप्त किया। इसे आप ज़रूर पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।